हाय दोस्तों। आज का टॉपिक बनाते हुए वैसे भी सच बोलूं तो ये जब अप्रैल का महीना आता है तो यादें बहुत ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि यादें सीधा जुड़ जाती हैं डेल्टा वेव से। जी हाँ, अप्रैल 2021। हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपने दोस्तों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, पता नहीं, अनगिनत रिश्ते, अनगिनत दोस्त, लाखों लोगों की जानें गई। हालांकि सरकार जितना बताती है मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा जिन्होंने टेस्ट भी नहीं कराए थे और जो इस दुनिया से चले गए, वो किसी खाते में नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगा कि हम, हालांकि कोई भी याद नहीं करना चाहता उस मंजर को, इतना दर्दनाक मंजर था, और मैं अपने लेवल पे जो कर सकता था मैंने किया। हालांकि ये मुझे टॉपिक आज इसलिए सूझा क्योंकि मन तो था, डर तो मन में कहीं ना कहीं है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने किया था। कई बार मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुआ और मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके एक प्रिस्क्रिप्शन लोड करना पड़ा, क्योंकि हालात इतने ख़राब थे, इतने ख़राब थे कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, ट्रीटमेंट पता नहीं था, जाएं किसके पास, समय किसी के पास नहीं है। और मैं भी थक चुका था, एक एक दिन में 100 पेशेंट को अटेंड करने के बाद मुझे लग रहा था कि नवनीत अब समय नहीं है। तुम चाहते तो हो सबकी हेल्प हो जाए, लेकिन ये यूट्यूब करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती, कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जिसपे मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी, और मैंने वो प्रिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे डाल दिया और ये बोला कि भाई वहाँ जाइए और चुपचाप ये दवाइयाँ खा लीजिए, समय नहीं है बर्बाद करने का, ना कंसल्टेशन देने का, और ना आपके पास डॉक्टर ढूंढने का, और ना डॉक्टर मिल रहे हैं। तो चुपचाप इसको करो। यकीन मानिए, हज़ारों लोगों की जान बची। बहुत सारे लोगों के बाद में फ़ोन आए, अभी तक फ़ोन आते हैं कि सर जो आपने प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे लोड किया था, हमने अपने कर्मचारियों की जान बचाई, हमने फैक्ट्री वर्कर की जान बचाई, हमने अपने रिश्तेदारों की जान बचाई। मैंने ऐसा क्या लिखा था उसमें मालूम है? उस प्रिस्क्रिप्शन में मैंने वो दवाइयाँ काम की लिख के दी थी जो सच में लोगों की जान बचा रही थी। और लोग दावा कर रहे थे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और जो भी हॉस्पिटल में गया उसकी डेथ हो गई। उस बहती गंगा में बहुत लोगों ने हाथ धोए, बहुत लोगों ने हाथ धोए। किसी ने आयुर्वेदा की दवाई के नाम पे, किसी ने एलोपैथिक के नाम पे। अब बहुत सारे डॉक्टर भी चले गए इस दुनिया से, चाहे वो एलोपैथिक थे, आयुर्वेदिक थे, होम्योपैथिक थे, बहुत सारे डॉक्टर भी गए, नर्सिंग स्टाफ भी गया। लेकिन टॉपिक इसलिए फिर से गर्म हो गया क्योंकि कल कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपने उस समय कोविड के दौरान भी इन्होंने जिस तरह से जहर उगला था एलोपैथी के खिलाफ, कोरोनिल को लेके, कि यही एक दवा है जो आपको बचा सकती है, बिना किसी रिसर्च के, बिना कुछ। मतलब कि क्या यार रिसर्च, तुम बोल दोगे तो वो रिसर्च हो जाती है क्या? हमने इतने लोगों को दी, ठीक हो गए, कौन सी रिसर्च है? और ऐसी कौन सी रिसर्च है कि जिन्होंने कोरोनिल खाया और वो नहीं मरे? कहाँ है वो रिसर्च? कैसे पता करेंगे किसी ने कोरोनिल खाई या नहीं खाई इतने बड़े इंडिया में? लेकिन लोग डरे हुए थे, उनको जो मिल रहा था वो खा रहे थे। सरकारें कह रही थी जिंक खाओ, विटामिन खाओ, सी खाओ, पता नहीं आइवरमेक्टिन खाओ। बाद में पता चला सब बेकार था, सब बेकार था। असली दवा जो बचा रही थी वो थे ब्लड थिनर, वो थे स्टेरॉयड। लेकिन उसका भी अगर गलत इस्तेमाल हुआ, सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो लोग उससे भी मरे। शुगर बढ़ गई लोगों की, हॉस्पिटल में देखने वाला कोई नहीं था, केयर उतनी अच्छी नहीं थी, डॉक्टर भी डरते थे पेशेंट के पास जाने में, डॉक्टरों ने नर्सों पे छोड़ दिया था। और नर्सें भी क्या क्या करती। लोग कहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में गया उसकी डेथ हो गई। सर मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, मेरे टाइम पे जितने भी पेशेंट एडमिट हुए थे, मैं 2 हॉस्पिटल में जाता था। करीब मुझे ऐसा लगता है कि 100 के आसपास पेशेंट होंगे शायद, अगर मुझे एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है। किसी एक पेशेंट की भी डेथ नहीं हुई, और उसमें रिकॉर्ड में अगर देखोगे तो कई लोगों की ऑक्सीजन 60-70% तक भी गई थी, फिर भी डेथ नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूं कि मेरे ऊपर कोई भगवान का चमत्कारिक वो था, हाथ था, इसलिए कि शायद हमने बहुत अच्छे ढंग से केयर करी थी और हमें ये पता था
कि स्टीरॉयड देने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट को हमें कैसे संभालना है, क्योंकि स्टीरॉयड देने से लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, शुगर एकदम से जंप हो जाती थी, इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता था। तो उसको कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को जो उसके साइड इफ़ेक्ट है उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने किया, हमारी टीम ने किया। तो मुझे आज बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे अंडर में एक भी कोविड पेशेंट की डेथ नहीं हुई। तो मैं चैलेंज करता हूँ उन लोगों को जो ये बोलते हैं कि जो भी हॉस्पिटल में गया उसकी डेथ हुई। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिसको भी आना है आए, मैं उनको प्रूफ दिखाने को तैयार हूँ। सिर्फ एक पेशेंट जो आखिरी पेशेंट था, मुझे आज भी याद है, एक 85 या 90 साल के बाबा जी थे जिनको कैंसर था और वो शायद एस्पिरेशन निमोनिया से मरे थे, उनका कोविड पॉजिटिव आया हुआ था और बस। लेकिन अदरवाइज एक भी सिंगल पेशेंट की डेथ नहीं हुई थी, यंग पेशेंट की, मिडिल एज पेशेंट की, किसी की भी। लेकिन उस बहती गंगा में सबने हाथ धोए, हॉस्पिटलों ने भी खूब कमाई करी, हालांकि डॉक्टर भी इस दुनिया से गए। और मैंने भी कुछ बहुत आवाज़ उठाई थी कि भाई ये हॉस्पिटल 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं, कैपिंग हो गई, उसके बाद से रेट फिक्स कर दिए गए, आईसीयू के, सीसीयू ने, सरकार ने संज्ञान लिया। लेकिन मैं बाबा रामदेव जी को ये बात बताना चाहता हूँ कि और जहाँ आप इस तरह की, आपने तो कोरोनिल बना के ये बोल दिया जी, ये तो पता नहीं आपने कहाँ से रिसर्च कर डाली, जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आज तक रिसर्च पूरी नहीं हो पाई है। आपने 2-4 महीनों में रिसर्च करके कोरोनिल बना डाली और लोगों को बोल दिया कि भाई ये खाएंगे तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। सच बताऊँ तो किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। एविडेंस सिर्फ मेरे पास है। आइए मैं दिखाता हूँ अपना एविडेंस। मेरे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करिए और पता लगाइए कितने पेशेंट की डेथ हुई थी और कितने पेशेंट की ऑक्सीजन कम थी। समय अपनी डींग हाँकने का नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हॉस्पिटल में हुई, क्योंकि और बहुत सारे लोग की जान भी बची। लेकिन कुछ तो वायरस इतना खतरनाक था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, ट्रीटमेंट कुछ पता नहीं था। जितना हमें पता चलता जा रहा था हम समय के साथ उसको करते जा रहे थे मॉडिफाई। लेकिन ये बात सच है कि केयर उतनी अच्छी नहीं मिल पाई, शुगर उतनी अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाई। स्टीरॉयड देने के बाद और बाकी दवाइयाँ देने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट थे वो ज़रूर थे, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। और मैंने उस स्टेरॉयड को और ब्लड थिनर को और एंटीबायोटिक का एक कॉकटेल बना के मैंने वो टेलीग्राम चैनल पे डाला था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बची। जो मुझे बाद में पता चला कि उस मेरे एक प्रिस्क्रिप्शन ने कितने लोगों की जान बचाई। हो सकता था वो एक इलीगल काम भी हो सकता था मेरे लिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं था भाई। तब नियम, कायदे, कानूनों को पता नहीं चलता इंसान को जब इस तरह की एक आफत आती है, एक आंधी आती है। आप समझ लीजिएगा। दिल दुखता है बॉस, सच में बहुत दिल दुखता है जब इस तरह से हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि ये एलोपैथी ऐसी है वैसी है। सर जब जान बचानी होती है तो हम ही याद आते हैं, चाहे वो सदगुरु जी हों, चाहे वो बालकृष्णा जी हों। सबको जाना पड़ता है एलोपैथी में, इमरजेंसी में, चाहे वो मेडिकल केस हो या सर्जिकल केस हो, चाहे वो छुप के जाएं या सबके सामने जाएं, जाना तो पड़ेगा इनको। हर एक पद्धति की अपनी अपनी वैल्यू है और एक रेस्पेक्ट करनी चाहिए सब पद्धति की। लेकिन किसी पे एलिगेशन लगा देना बिना किसी बात के, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी ठोस कारण के, ये अच्छी बात नहीं है। और कोर्ट ने यही बोला है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आप दूसरे के दुकान के सामान की बुराई कैसे कर सकते हैं। दुकानें तो खुल चुकी थी उस समय, हर कोई बटोर रहा था, जिसको जो है वो पैसा मिल रहा था। लाशों से पैसा कमाया जा रहा था उस समय, सब कमा रहे थे। उस गोरख धंधे में हर कोई शामिल हो चुका था, चाहे वो आयुर्वेद था, चाहे वो होम्योपैथ था, चाहे वो एलोपैथ था। सच बता रहा हूँ। चलिए अब तो सब बीत चुका है, लेकिन आने वाले समय के लिए इतना ही बोलूँगा कि आगे भी कोई विपदा इस तरह की आ सकती है। लेकिन उस कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया हम डॉक्टर्स को। आप यकीन मानेंगे उसके बाद डॉक्टर्स की फीस एकदम से बढ़ी, क्योंकि डॉक्टर को समझ में आ गया कि भाई हम अपनी जान भी दें और गालियाँ भी खाएं तो हमें अपनी औकात का पता होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगा कि जान बचाने की कीमत क्या होती है ये सिर्फ उसको पता होता है कि जिसकी जान बचती है, उसको पता होता है। लेकिन बाकी जगह से तो गालियाँ आपको पड़ती रहती हैं, ना सरकारें कुछ करती हैं, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है। बाबा रामदेव खुलेआम गालियाँ दे रहे थे हम लोगों को और किसी ने कुछ नहीं किया।
जबकि कोविड के टाइम पे हम भगवान थे, थालियां बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ। तो दुख तो है, बहुत बहुत दुख है मन में। इसीलिए मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है, लोगों का भी एटीट्यूड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, पेशेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत कोई अच्छा नहीं रहा, तो डॉक्टर्स का भी एटीट्यूड कहाँ से अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ बुरे डॉक्टर हैं जो पेशेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर को, पेशेंट को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है पैसे की वजह से या कुछ और कारणों से। लेकिन उसका ये बोल देना कि हर डॉक्टर चोर है, हर डॉक्टर डाकू है, तो इस वजह से मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है। मैं सभी पेशेंट से बोलूँगा कि जिसको भी मुझे बार बार कॉल मत करें, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। आपको जो भी बात करनी होगी व्हाट्सएप पे मैसेज करके टाइम लेना होगा, नहीं तो मैं शाम को सिर्फ 1 घंटा जाता हूँ विकासपुरी के यूके नर्सिंग होम में, जहाँ पे मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट से देखता हूँ मंडे टू फ्राइडे, अदरवाइज़ मैंने बंद कर दी है। और हफ्ते में, महीने के वीकेंड पे भी मैं पेशेंट नहीं देखा करूँगा। लास्ट सैटरडे संडे मंडे ये मैं बंद कर दूंगा देखना महीने के आखिरी वीकेंड पे। तो जो भी पेशेंट महीने के आखिर में आना चाहे प्लीज़ फ़ोन करके आएँ, क्योंकि ये एक तरह से नाराज़गी है मेरा दिल बहुत उदास है। उनके लिए भी जो इस दुनिया से चले गए, उसमें मेरे भी रिश्तेदार थे, मेरे चाचा थे, चाची थे, कज़न थे, इसलिए भी दिल उदास है। उन डॉक्टर्स के लिए भी दिल उदास है जो इस दुनिया से चले गए, उन नर्सिंग स्टाफ के लिए भी दिल उदास है, उन पुलिस वालों के लिए भी दिल उदास है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए भी दिल उदास है जो अपनी ड्यूटी करते हुए इस दुनिया से गए। सबके लिए दिल खराब है। लेकिन जिन्होंने चोर बनाया हमें, जिन्होंने हमें पता नहीं क्या क्या बोल डाला, उनके खिलाफ इतनी सी भी कार्रवाई नहीं हुई, इतनी सी भी। वो अपना धंधा खूब चमकाते रहे और आज की डेट तक वो चमका रहे हैं, हमें गालियां दे दे के और अपनी प्रोडक्ट को सीधे सीधे बेचकर। इन्हीं मिसलीडिंग एड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अभी भी ये देश संभल जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैं बार बार बोलता हूं, मुझे अगले जन्म में डॉक्टर मत बनाना और इस देश में तो मत बनाना। मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं सपोर्ट किसी भी उसको करूं, पॉलिटिकल पार्टी को मुझे वोट देना है और आपको भी बोलूँगा वोट दीजिएगा। लेकिन एक आम आदमी का नागरिक होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते मेरे दिल में जो भड़ास है, जो जज्बात हैं, उनको आपके सामने लाना ज़रूरी है कि मैं अगले जन्म में इस देश में डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर ही नहीं बनना चाहता हूँ, दूसरा इस देश में डॉक्टर नहीं बनना चाहूँगा। बस भगवान अगर मुझे गलती से डॉक्टर बनाए तो यहाँ मत बनाए, क्योंकि यहाँ 10-10 साल, 15-15 साल अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद अगर आपको गालियाँ ही मिलनी हैं, और तो मुझे नहीं लगता, और अपनी जान भी हम हथेली पे हम घूमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क एक एलोपैथी डॉक्टर को होता है आईसीयू में। दूसरे से बीमारी कैच करने का हमें ही सबसे ज़्यादा डर होता है। कितने डॉक्टर्स को ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, कितने लोगों को स्वाइन फ्लू होता है, कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, हज़ारों डॉक्टर इस दुनिया से चले गए सिर्फ इंडिया से। मेरे कितने डॉक्टर दोस्त इस दुनिया से चले गए। तो आप क्या जानो यार, जिसके घर का जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो या एक आम आदमी हो, उसी को पता होता है। तो मैं चैलेंज करता हूँ जो ये बोलते हैं कि एलोपैथिक हॉस्पिटल में जो भी गया वो बचा नहीं, आइए, चलिए मैं ले चलता हूँ, आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको अपने रिकॉर्ड्स। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय, शुक्रिया।